प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय मसरख एवं स्वामी रामकृष्ण मिशन की ओर से मैं सुनील दत्त शर्मा टीजीटी इंग्लिश आप सबका जागरूक नागरिक कार्यक्रम के पहले सेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और इस बड़े ही चुनौतीपूर्ण समय में इस जागरूक नागरिक कार्यक्रम के द्वारा आपके मनोबल को एक ताकत प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा जागरूक नागरिक कार्यक्रम तृतीय वर्ष। अब तक पहले 2 वर्षों में आपने जागरूक नागरिक कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जाना है। अब उसी कड़ी में हम अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे। जागरूक नागरिक कार्यक्रम वर्ष 3 भाग 1 सत्र 1 हमारी मानवीय संभावनाओं को जागृत करना, एक पुनरावलोकन। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा कि पिछले 2 सालों में हमने क्या क्या सीखा। आइए जल्दी से एक नज़र डालते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा एक चित्र बना है और इस चित्र के चारों ओर 3 वृत्त बने हैं। आइए विस्तार से जानें ये क्या है। कार्यक्रम के पहले साल में हमने सीखा, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास अनंत शक्ति, अक्षमता व अच्छाई का स्रोत है। हम इस असीमित शक्ति को कई तरह की संभावनाओं के रूप में प्रकट करते हैं। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से इस चित्र को देखिए। चित्र के ठीक बीच में, ठीक केंद्र में एक मानव आकार बनाया गया है, एक मानव चित्र बना है। इसके चारों ओर 3 वृत्त हैं और तीनों वृत्त में अलग अलग रंग के गोले हैं। पहले वृत्त में, जो कि इस चित्र के सबसे नज़दीक है, बिल्कुल भीतरी वृत्त में चारों ओर लाल रंग के गोले हैं। ये लाल रंग के गोले हमारी सार्वभौमिक संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उससे बाहरी वृत्त में नीले रंग के गोले हैं जो हमारी ज्ञान की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सबसे बाहरी वृत्त में हरे रंग के गोले हैं जो हमारी शारीरिक संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अब तक पढ़ा है हमारे पास सार्वभौमिक और विशिष्ट 2 तरह की संभावनाएं होती हैं और विशिष्ट संभावनाओं को शारीरिक संभावनाएं और ज्ञान की संभावनाओं में बांटा जाता है। सार्वभौमिक संभावनाएं वे संभावनाएं होती हैं जो हर इंसान में जन्म से विद्यमान होती है और उन्हें कोई भी जागृत कर सकता है। आइए अब आगे जानें। पिछले साल में हमने सीखा हमारी सार्वभौमिक संभावनाओं को कैसे जागृत करें, जिससे हम केवल अपने किए गए कार्य में ही अच्छे नहीं रहें बल्कि विशिष्ट संभावनाओं को जागृत करके देश के जागरूक नागरिक बन सकें, जागृत नागरिक बन सकें। अपनी सार्वभौमिक संभावनाओं को हमें विकसित करना चाहिए। आइए एक बार फिर दोहराएं कि हमारी कौन कौन सी सार्वभौमिक संभावनाएं हैं। पहला, स्वयं का विस्तार करना। दूसरा, सद्भावना के साथ रहना। तीसरा, उत्कृष्टता की खोज करना। चौथा, श्रद्धा विकसित करना। 5वां, सत्य का खोजी होना। और छठी और अंतिम सार्वभौमिक संभावना, साहसी होना। सार्वभौमिक संभावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता क्या है, यह जानने के लिए हम अपने आसपास की सामायिक घटनाओं का अन्वेषण करेंगे, उनकी खोजबीन करेंगे। पहला अन्वेषण। टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 जनवरी 2016 को एक खबर प्रकाशित हुई थी। सोमवार की सुबह हालीशहर स्टेशन पर एक 39 साल का कर्मचारी अपने दोनों पैर के कट जाने से असहाय रेलवे की पटरी पर पड़ा रहा। सैकड़ों जीआरपी व आरपीएफ के कर्मचारी व यात्री देखते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं किया। 20 मिनट बाद दूसरी ट्रेन ने आकर उसे कुचल डाला व उसकी मृत्यु हो गई। अब इसी तरह की एक दूसरी घटना है जो आगरा में हुई, जहां एक आदमी के ऊपर से 2 बार ट्रेन चली गई। स्थानीय लोग उसकी सहायता करने के बजाय उसे सिर्फ देखते रहे। प्यारे बच्चों, ये चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हुआ?
दर्शकों में किन संभावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है? इस घटना में एक बार ध्यान से सोचिए। प्यारे बच्चों, इस घटना को ध्यान से देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वहाँ जो लोग घायल हुए, वहाँ जो 2 लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें बचाया जा सकता था अगर वहाँ मौजूद अन्य लोगों में स्वयं के विस्तार करने की संभावना होती। अगर उनके अंदर स्वयं के विस्तार की संभावना, जो कि सार्वभौमिक संभावना है, वो जागृत हुई होती तो निश्चित रूप से वो उन्हें बचाने के लिए आगे आते। लेकिन प्यारे बच्चों, वहाँ लोगों में स्वयं के विस्तार की जो संभावना है वो जागृत नहीं थी, इसीलिए दोनों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोई उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया। अब ध्यान से सोचिए प्यारे बच्चों, अगर उन 2 लोगों की जगह वहाँ देखने वाले अन्य लोगों का कोई अपना निजी परिजन होता, कोई अपना रिश्तेदार होता, कोई अपना चिर परिचित होता, तो क्या वो लोग उसे मरने देते? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। तो इस घटना से हमें सबक मिलता है कि हमें स्वयं का विस्तार करना चाहिए, जिससे हम दूसरों के सुख दुख को अनुभव कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर हम उनके भले के लिए उनके काम आ सकें। अब एक दूसरा उदाहरण है। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें यह बताया गया है कि जब लोग स्वयं का विस्तार करते हैं तो क्या होता है। पहले उदाहरण में हमने देखा जब स्वयं का विस्तार नहीं होता तो कितना नुकसान होता है। अब हम देखेंगे जब स्वयं का विस्तार किया जाता है तो क्या लाभ होता है। मुंबई मिरर में 21 सितंबर 2015 को यह खबर प्रकाशित हुई थी। 17 वर्ष का एक युवक बांस का एक पुल बनाता है जिससे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुँच सकें। साठे नगर के बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक 100 फीट लंबी खुली व गंदी नहर को पार करना पड़ता था, जिसमें से कुछ लोगों की जान भी गई है। इसलिए बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल इसीलिए बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। ईशान बलबले नाम के व्यक्ति ने इस नहर पर एक पुल बनाने की आवश्यकता महसूस की, लेकिन एक ठोस पुल बनाने के लिए लंबा समय भी लगता, वह सरकार से अनुमति भी लेनी पड़ती। ईशान ने बांस का पुल बनाने का निश्चय किया, जो कि हल्का होते हुए भी मजबूत था तथा प्रतिदिन यात्रा करने वाले बच्चों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता। प्यारे बच्चों, हमने जो अभी पहला अन्वेषण देखा, इसमें हमने स्वयं का विस्तार करने के लाभ और स्वयं का विस्तार न करने के हानि के बारे में जाना। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि जब हम स्वयं का विस्तार करते हैं, जब हम एक दूसरे के सुख दुख को समझने लगते हैं, जब हम हर इंसान में भगवान का स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा निजी और हमारे समाज का भला होना निश्चित हो जाता है। तो हमें अपनी सार्वभौमिक क्षमता, अपनी सार्वभौमिक अक्षमता जो है स्वयं का विस्तार करने की, उसको जागृत करना चाहिए। दूसरा अन्वेषण, इंडिया टुडे 5 जुलाई 2015। उत्तर प्रदेश में एक रोड रेज सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करने के कारण 2 समुदायों के बीच संघर्ष छिड़ गया। सहारनपुर जिले की एक छोटी सी रोड रेज सड़क पर चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करना रोड रेज कहलाता है की घटना सांप्रदायिक संघर्ष के रूप में भड़क उठी। सारी परेशानी तब शुरू हुई जब कार चलाते हुए एक समुदाय के एक युवक द्वारा मोटर बाइक चलाते हुए एक दूसरे समुदाय के अन्य युवक को चोट लग गई।
दोनों ने गाली गलौज करके लड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही दोनों समुदायों के लोग आ गए तथा दो लोगों का झगड़ा दो समुदायों में बदल गया। वे सब के सब देवबंद से थे, वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। इन दोनों समुदायों के बीच एक छोटे से झगड़े ने इतना बड़ा रूप क्यों ले लिया? इसमें शामिल लोगों में किन संभावनाओं के जागृत होने की आवश्यकता है? प्यारे बच्चों, जागृत नागरिक बनने के लिए, एक जागरूक इंसान बनने के लिए हमें ऐसी बातों पर विचार करना जरूरी है। क्या वजह रही होगी? ये छोटा सा झगड़ा जो दो लोगों के बीच में था, ये दो समुदायों के बीच कैसे फैल गया? आइए जानें। इस घटना में सद्भावना के साथ रहने की संभावना को विकसित करने की आवश्यकता प्रकट होती है। अगर हम लोग एक दूसरे समुदाय के साथ सद्भावना के साथ रहें तो ऐसी घटनाएं समाज में कभी नहीं घटेंगी। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अक्षेत्र के नाम पर हम लोग अपनी सद्भावना के साथ रहने की संभावना को दबा देते हैं, जो कि गलत है। अगर हम अपनी सद्भावना के साथ रहने की जो संभावना है इसको विकसित करें तो जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर होने वाले बहुत सारे दंगे स्वतः ही सुलझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले अन्वेषण में देखा कि हमें स्वयं का विस्तार करने की ज़रूरत है, और दूसरे अन्वेषण में हमें सीखने को मिला कि सद्भावना के साथ रहने से बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, बल्कि ये कहिए कि बहुत सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत है सद्भावना के साथ रहने के सकारात्मक उदाहरण। अभी हमने नकारात्मक उदाहरण देखा। सद्भावना की कमी की वजह से दो समुदायों के बीच में भयंकर मारपीट हुई। अब सद्भावना के साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सकारात्मक उदाहरण। इंडिया टाइम्स 15 जून 2015। जम्मू कश्मीर के इस माता खीर भवानी मेले के आयोजन में मुस्लिम हिंदुओं की सहायता करते हैं। मध्य कश्मीर में माता खीर भवानी मंदिर के एक वार्षिक मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनमें ज़्यादातर विस्थापित कश्मीरी हिंदू होते हैं। स्थानीय मुस्लिम लोगों की ही भागीदारी इस 3 दिन के मेले को महत्वपूर्ण बना देती है, जिसमें आगंतुक हिंदुओं की पूरी व्यवस्था मुस्लिम करते हैं। 1989 में जिन हिंदू परिवारों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था, कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा था, इनमें से जब कुछ लोग पहली बार वापस कश्मीर गए तब अपने मुसलमान पड़ोसियों से जो स्वागत व अपनापन मिला उससे वे अभिभूत हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। अब ऐसी ही एक दूसरी खबर है 14 अक्टूबर 2015 के मिड डे से। एक हिंदू व्यापारी जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए अपनी दुकान दे देते हैं। स्थानीय मस्जिद पुनर्विकास के लिए बंद थी। चमड़े के एक व्यापारी दिलीप काले की मस्जिद के ठीक सामने दुकान थी। वे अपनी दुकान नमाज पढ़ने के लिए दे देते हैं। काले ने अपने फर्श पर संगमरमर लगवा दिया था, जिससे उसके पड़ोसी आराम से नमाज पढ़ सके। वहाँ उन्होंने लाइट, पंखा व नल की व्यवस्था कर दी थी। प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से, जब दो समुदायों के दो आदमियों ने एक छोटे से झगड़े को पूरे दोनों समुदायों का झगड़ा बना दिया, जबकि यहाँ दो आदमियों ने पूरे दो समुदायों को आराम से, मैत्री भाव से, सद्भावना के साथ रहने के लिए प्रेरित कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम सद्भावना के साथ रहना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। तो आज हमारा दूसरा सबक जो हमने सीखा वो है सद्भावना के साथ रहना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अन्वेषण 3। टाइम्स ऑफ इंडिया 31 मार्च 2015 में एक खबर छपी थी। लोगों का चमत्कारी डॉक्टर का शिकार होना। स्वयं को साइंटिस्ट कहने वाला व चमत्कारी डॉक्टर धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 120 लोग उसके इस दावे के शिकार हुए कि बॉडी रिवाइवल नामक दवा कैंसर सहित सभी रोगों का इलाज कर सकती है। इस दवा का टीवी चैनलों पर विज्ञापन भी दिया गया था। किस प्रकार लोग और अधिक सतर्क रह सकते हैं व इन अफवाहों का शिकार होने से बच सकते हैं,
यहाँ उनके द्वारा किन संभावनाओं को जागृत किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो हमने शुरुआत में ही 6 सार्वभौमिक संभावनाओं को जाना था। अभी तक हम स्वयं का विस्तार और सद्भावनाओं के साथ रहना, इन 2 सार्वभौमिक संभावनाओं को जान चुके हैं और उनका प्रभाव समाज और व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम देख चुके हैं। अब आप ध्यान से इस घटना पे नज़र डालिए और सोचिए कि ऐसे लोगों के झांसे में लोग क्यों आ जाते हैं और इनसे हम किस तरह बच सकते हैं। कौन सी सार्वभौमिक संभावना हमें इससे बचा सकती है, जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग चमत्कारी डॉक्टर के दावे का शिकार हो जाते हैं, उनके सत्य की खोज करने की संभावना को जागृत करने की आवश्यकता है। अगर इन लोगों ने इस डॉक्टर का शिकार होने से पहले सत्य की खोज की होती, उन्होंने डॉक्टर के बारे में, डॉक्टर की दवा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की होती, सत्य की खोज की होती, तो संभवतः वो इस झांसे में नहीं फंसते। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा सत्य की खोज ना करना किस तरह से लोगों के लिए आफत बन गया। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। यह सत्य की खोज करने का एक उदाहरण है। पहले उदाहरण में हमने देखा सत्य की खोज ना करने की वजह से लोग कितने परेशान हुए। अब हम देखेंगे सत्य की खोज करने से क्या लाभ हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स 24 मार्च 2015। 24 साल की युवती की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के सेक्शन 66 ए का अंत। एक राजनीतिक दल द्वारा बंद के आह्वान पर 2 महिलाओं द्वारा एक लोकप्रिय सामाजिक मीडिया साइट पर अपनी नाराजगी व्यक्त किए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको सेक्शन 66 ए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन आपत्तिजनक तथ्य प्रस्तुत किया। जब श्रेया सिंघल ने इसके बारे में पढ़ा तो उसे हैरानी हुई। उसने कहा, शहर के बंद पर आपत्ति जताने से किसी को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। मुझे लगा कि इस सकल अन्याय व कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। उसने जनहित याचिका PIL दायर की। 3 साल तक इस केस के पीछे लगे रहने के बाद ये कानून, जिसका अधिकारियों ने लगातार दुरुपयोग किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जब एक युवती ने सत्य की खोज करना चाहा तो उसने एक बड़े ही अन्यायपूर्ण कानून को और उस कानून के दुरुपयोग को रोक दिया, उसको बदल दिया। इस तरह से जब हम सत्य के खोजी होते हैं तो हम अपने लिए और समाज के लिए हितकर कार्य कर पाते हैं और यह हमारे लिए और समाज के लिए हितकर होता है। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण 4। मिड डे 28 फरवरी 2016। मुंबई में प्रतिवर्ष काला घोड़ा समारोह 6 से 7 दिन तक मनाया जाता है। 2016 में ऐसा हुआ। पहले दिन एक कलाकार ने समारोह में अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया और अंतिम दिन का दृश्य देखिए। कलाकार देखकर हैरान हो गया कि उसकी 7.5 फीट लंबी कलाकृति फटी पड़ी थी तथा उसके टुकड़े जमीन पर गिरे हुए थे। प्यारे बच्चों, अब सोचिए यहाँ क्या हुआ होगा। पहले दिन जो इतना धूमधाम से समारोह में कलाकृति को सराहा गया, देखा गया, उसी कलाकृति की अंतिम दिन तक ये हालात कैसे हुई। मुंबई में प्रतिवर्ष काला घोड़ा समारोह 6-7 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन समारोह में अपनी कलाकृति को कलाकार ने प्रदर्शित किया। समारोह के दौरान जिन लोगों ने इस कलाकृति को देखा वे उसके साथ अपनी सेल्फी खींचने में व्यस्त रहे और उन संकेतों को अनदेखा कर दिया जिसमें इसे छूने की मनाही थी। उन लोगों ने इस कलाकृति का मतलब जानने की चेष्टा भी नहीं की। इसीलिए अंतिम दिन तक आते आते 7.5 फीट लंबी कलाकृति फटी पड़ी थी और उसके टुकड़े जमीन पर गिरे थे। प्यारे बच्चों, ये सोचने का विषय है, इन दर्शकों में किन संभावनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, जैसा हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, शुरू में ही इन स्लाइड के माध्यम से हम देख चुके हैं, हमारी 6 सार्वभौमिक संभावनाएं होती हैं। उन 6 में से आपको क्या लगता है कौन सी सार्वभौमिक संभावना अगर इन दर्शकों में होती तो कलाकार की जो कलाकृति थी उसका ये हश्र नहीं होता।
आपने सही सोचा। जिन आगंतुकों ने काला घोड़ा समारोह में भाग लिया उनमें स्पष्ट रूप से श्रद्धा विकसित करने की आवश्यकता है। समारोह के नियम व कलाकार द्वारा किए गए प्रयास के प्रति आदर व सम्मान विकसित करने की आवश्यकता है। श्रद्धा के अभाव के कारण हम अपने जीवन में लापरवाह हो जाते हैं व जीवन के सूक्ष्म और गहरे भावों को समझने की कोशिश नहीं करते। ये व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं व राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम सरकार द्वारा, समाज द्वारा, विद्यालय द्वारा या हमारे समुदाय द्वारा बनाए गए नियमों के प्रति श्रद्धा विकसित करते हैं तो हमारा समाज, विद्यालय, सरकार, देश सब शांतिपूर्ण ढंग से चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर श्रद्धा विकसित करने की जो संभावना है वो क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उसके हमें अनचाहे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रद्धा विकसित करने का एक सकारात्मक उदाहरण। पहले उदाहरण में हमने देखा जब श्रद्धा विकसित नहीं थी तो उसके क्या नुकसान हुए। अब हम इसका एक सकारात्मक उदाहरण देखेंगे। जब श्रद्धा विकसित हुई तो उसका क्या लाभ हुआ। शहर में इधर उधर फेंके हुए झंडों का परिमार्जन मतलब निपटारा या डिस्पोज ऑफ करना। हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे व स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर लोगों द्वारा अंधाधुंध फेंके गए इन झंडों को शिव कुमार होमसानी व मंगेश फड़ाले इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। उचित नियम से राष्ट्रीय ध्वज का परिमार्जन करते हैं। हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे व स्वतंत्रता दिवस के दिन शहर में कई राष्ट्रीय झंडे बनाए व वितरित किए जाते हैं। शिव कुमार, मंगेश व अन्य दूसरों ने ध्यान देना शुरू किया कि समारोह के बाद हमारे राष्ट्रीय झंडे का क्या किया जाता है। शिव कुमार, एक दिन सुबह मैंने देखा एक ऑटो ड्राइवर राष्ट्रीय झंडे से अपनी गाड़ी साफ कर रहा है। मैं चौंक गया व घबराया। मंगेश, मैंने इन झंडों को गटर में पड़ा हुआ पाया। मैं हर साल गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे व स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर सड़क के किनारे पर बिकने वाले लाखों झंडों के हालात के बारे में सोचने लगा। जब इन दो लोगों ने राष्ट्रीय झंडे का इस तरह से अनादर देखा तो ये अंदर से हिल गए। ये सोचने पर मजबूर हो गए। यह किस लिए हो पाया? क्योंकि अपने राष्ट्र ध्वज के लिए इनके मन में श्रद्धा विकसित थी। उन्होंने दृढ़ विश्वास था कि हमारा राष्ट्रीय झंडा इससे अधिक सम्मान का हकदार है। उन्होंने इस पर अध्ययन किया कि इसका निपटारा कैसे किया जाए। भारतीय ध्वज संहिता में यह सब बताया गया है कि झंडे का निपटारा कैसे किया जाए। हर साल अन्य स्वयंसेवकों के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल, कॉलेजों में झंडा का कैसे परिमार्जन किया जाए इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया। हर साल समारोह समापन के बाद वे भारी संख्या में झंडों को जमा कर उनका ठीक तरह से परिमार्जन अर्थात निपटारा करते हैं। प्यारे बच्चों, इस अन्वेषण से हमने सीखा कि किस तरह श्रद्धा विकसित होने से हम अपना और अपने समाज का भला कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी और अपने देश की मान मर्यादा को, इज्जत को, सम्मान को बढ़ा सकते हैं। अब पांचवा अन्वेषण। सभी संकटों मुसीबतों की जड़ हमारा चलता है का रवैया। प्यारे बच्चों, हम अपने भारत में कई बार इस वाक्य को सुनते हैं, चलता है, और हमारा यही चलता है का रवैया कई बार भारी पड़ता है। आइए आज अवेकन्ड सिटीजन प्रोग्राम जागरूक नागरिक कार्यक्रम में इसके बारे में विस्तार से जानें। द इंडियन एक्सप्रेस में 7 मई 2008 को यह खबर छपी। एडिनबर्ग के ड्यूक ने बकिंघम पैलेस की दीवारों पर जब एक लटकता हुआ तार देखा तब उन्होंने जानना चाहा था क्या यहाँ बिजली का काम किसी भारतीय ने किया था। उनकी इस पूछताछ से ब्रिटेन के भारतीयों में तहलका मच गया। इस कारण नहीं कि ड्यूक ने ऐसा पूछकर अपमान किया था, बल्कि उन्होंने कई भारतीयों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली इस लक्षण का मूल्यांकन किया था, वह है चलता है का रवैया। डीएनए 21 फरवरी 2016 में एक ऐसी ही खबर छपी थी। लोगों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भारत में एक जापानी पर्यटक
ने केवल सुंदर लैंप का ही फोटो नहीं लिया बल्कि उसके साथ लटकते हुए गंदे तार का भी फोटो लिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा, तार भी तो लैंप का ही भाग है। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए एक भारतीय डिजाइन स्कूल के निर्देशक डायरेक्टर ने कहा कि एक टेबल के टूटे हुए पैर की मरम्मत करने जैसे आसान काम के लिए कोई कारीगर ढूंढना कितना मुश्किल है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर बिना किसी मुसीबत या दुर्घटना के व्यवहारिक व सुंदरता दोनों ही दृष्टि से सही काम की अपेक्षा करना तो जैसे चांद मांग लेना ही है। इन उदाहरणों के आधार पर चर्चा कीजिए, यह चलता है का रवैया क्या है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, जब भी कोई काम तरीके से नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक बार कर लेने के लिए हम बोलते हैं कि ऐसे ही चलता है। इस रवैये का परिणाम क्या है? कई बार बड़ी ही भयानक दुर्घटनाएं इस रवैये के कारण घटती हैं। कौन सी संभावना इस चलता है कि रवैये पर काबू पाने में सहायक होगी, स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, स्वयं का विस्तार करना, सद्भावना के साथ रहना, सत्य का खोजी होना, श्रद्धा विकसित करना, उत्कृष्टता की खोज करना और साहसी होना, ये 6 सार्वभौमिक संभावनाएं हमने शुरू में जानी थी। अब इन 6 में से आपको क्या लगता है कि इस संभावना में, इस चलता है कि रवैये को रोकने के लिए हमारे अंदर कौन सी संभावना विकसित होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए? आइए जानें। कार्य कौशल में कमी जो हमें अपने देश में अक्सर देखने को मिलती है और चलता है का रवैया, इन पर काबू पाने के लिए हमें उत्कृष्टता की खोज, इस संभावना की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, उत्कृष्टता की खोज करने से चलता है का रवैया रोका जा सकता है। अगर हम हर काम में उत्कृष्टता की खोज करें, अगर एक अध्यापक अपने अध्यापन में उत्कृष्टता की खोज करे, एक विद्यार्थी अपने गृह कार्य में उत्कृष्टता की खोज करे, एक वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में उत्कृष्टता की खोज करे, और इसी तरह से हर आदमी, चाहे वो किसी भी जगह पर, किसी भी पोस्ट पर, किसी भी हालात में हो, अगर वो हर आदमी उत्कृष्टता की खोज करे तो इस देश और इस दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है और इसको रहने के लिए सर्वोत्तम जगह बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्कृष्टता की खोज का एक उदाहरण जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, इंडिया टुडे 22 मार्च 2012 में यह खबर प्रकाशित हुई थी। शिल्प कौशल, क्राफ्टमैनशिप हमेशा से भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा रहा है। उदाहरण, भारतीय कढ़ाई उत्कृष्टता के साथ अपने जटिल काम के लिए जानी जाती है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए पर्दे, कालीन व कपड़ों की दुनिया भर की हस्तियां और डिजाइनर प्रशंसा करते हैं। अमेरिकन डिजाइनर केनेथ कोल का कहना है कि वे भारतीय कपड़ों के शिल्प कौशल व कढ़ाई से काफ़ी प्रेरित हैं। यह कारीगरी इसमें सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान रखना मूल तत्व है जिससे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। हजारों वर्षों से सूक्ष्मतापूर्वक कार्य करना ही भारतीय कारीगरों की मुख्य कसौटी रही है। यह कई चमत्कार के सर्जन की ओर अग्रसर हुआ है। उदाहरण के लिए महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ धातु काम में भारतीय कारीगरों की उत्कृष्टता का अच्छा उदाहरण है। मंदिर अपने नक्काशीदार पत्थर के पहियों, खंबे, दीवारों आदि के लिए जाने जाते हैं और यह तब संभव है जब हमारे शिल्प कौशल के कारीगर, हमारे क्राफ्टमैन उत्कृष्टता की खोज अपने कार्य में करते हैं। तभी देश को उन पर गर्व करने का मौका मिलता है और हमारी संस्कृति और ज़्यादा अमीर होती है। प्यारे बच्चों, इस तरह से जब हम उत्कृष्टता की खोज करते हैं तो हम अपना ही जीवन नहीं बल्कि अपने राष्ट्र को भी अपने ऊपर गर्व करने का मौका देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अन्वेषण 6, कर्नाटक के 2 गांवों की विपरीत कहानियाँ। सोमनहल्ली के ग्रामीण, जब भी कोई मुद्दा उठता है सोमनहल्ली के लोग इसके विरोध में आवाज़ न उठाकर चुप रहते हैं। इन्होंने सरकार या अन्याय के विरोध में कोई आवाज़ उठाई हो, इसका कोई भी इतिहास नहीं है।
गांव के एक किसान वी अशोक का कहना है, हमें विरोध क्यों करना चाहिए। औपनिवेशिक काल से ही हमने अधिकारियों की बात मानी है और इसी विनम्र शांत आज्ञाकारी व्यवहार से हमें लाभ हुआ है। अब दूसरे गांव की कहानी। गेजलगेरे के ग्रामीण जब भी कोई मुद्दा उठता है तो सभी ग्रामीण मिलकर विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पानी की समस्या का सामना किया तब लगभग 700 से अधिक लोग मिलकर सामने आए। इनमें पुरुष व महिलाएं, बूढ़े व जवान, 15 साल से कम उम्र के बच्चे, सब ने मिलकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनके विरोध में हिंसा का समावेश नहीं रहता। गेजलगेरे के ग्रामीणों में कौन सी संभावना सबसे अधिक विकसित हुई है। प्यारे बच्चों, 6 संभावनाएं हमने अब तक उनका अध्ययन किया है और उनमें से अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों में कौन सी संभावना जागृत है गेजलगेरे के ग्रामीणों में। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इनमें साहसी होना जो सार्वभौमिक संभावना है वो अच्छे से प्रदर्शित होती है। आइए उत्तर के लिए आगे की ओर बढ़ें। गेजलगेरे के ग्रामीणों ने उनके साहसी होने की संभावना को विकसित किया है। यह उन्हें अपने अधिकार के लिए साहसिकतापूर्वक व हिंसा के साथ संघर्ष करने के लिए सक्षम बनाता है। हाँ प्यारे बच्चों, जब भी हम साहसी होकर किसी चुनौती का सामना करते हैं या किसी अन्याय का विरोध करते हैं और उसमें हिंसा का समावेश नहीं करते हैं तो हम अपने अधिकार के लिए साहसिकतापूर्वक व हिंसा के साथ संघर्ष करने के लिए और ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, जागरूक नागरिक कार्यक्रम वर्ष 3 के पहले सत्र का यहीं समापन होता है। ये हमारा ऑनलाइन लेक्चर करने का पहला अनुभव है। समय के साथ साथ हम इसमें और उत्कृष्टता की खोज करेंगे और बेटर करने का प्रयास किया जाएगा। इस सत्र को समाप्त करने से पहले मैं नटशेल में दोबारा आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सत्र था और इसमें हमने रीकैप के माध्यम से हमारी सार्वभौमिक संभावनाएं और विशिष्ट संभावनाएं जो कि शारीरिक और ज्ञान की संभावनाएं थी उनको जाना और उसके बाद फिर हमने जो 6 सार्वभौमिक संभावनाएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं 6 सार्वभौमिक संभावनाएं कौन कौन सी थी? आइए साथ मिलकर एक बार दोबारा 6 की 6 सार्वभौमिक संभावनाओं का नाम गिनते हैं। पहला, आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मेरे साथ साथ ज़रूर दोहराएंगे। पहली सार्वभौमिक संभावना, स्वयं का विस्तार करना, वेरी गुड। दूसरा, सद्भावना के साथ रहना। तीसरा, सत्य की खोज। चौथा, श्रद्धा विकसित करना। पांचवा, उत्कृष्टता की खोज करना। और छठा, साहसी होना। प्यारे बच्चों, सार्वभौमिक संभावना वो संभावना होती है जो कोई भी इंसान अपने अंदर आसानी से जागृत कर सकता है और ये 6 सार्वभौमिक संभावनाएं हर इंसान में होती हैं। अगर हम इन्हें जागृत कर लेते हैं तो हमें